आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करें कि ये जो मौजूदा परिदृश्य चल रहा है जिसमें कि बड़ी संख्या में साहित्य के महोत्सव, आयोजन, लेखन सब हो रहा है और राजनीति भी हो रही है जंग। सवाल ये है कि समाज कैसा बन रहा है और साहित्य की आलोचना उसे कैसे देख रही है या साहित्य की आलोचना को कैसे देखना चाहिए। क्योंकि साहित्य के आयोजन और उनमें लेखक की स्वतंत्र रूप से अपनी सहमति से शिरकत, ये उसका लोकतांत्रिक अधिकार है, उस पर कोई विवाद नहीं हो सकता। लेकिन देश कैसा बन रहा है इस पर तो विवाद किया जाना चाहिए। लेखक का पाठक कैसा बन रहा है इस पर तो बातचीत होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, आइडियोलॉजिकल मूल्यांकन होना चाहिए उसका। लेखक और लेखक संगठनों का मूल्यांकन तो ठीक है, लेकिन ये एक पाठक भी तो है ना जो लेखक से जुड़ा हुआ है। तो भारत की एक नई चीज पैदा हुई है जो कि पिछले 10 साल में नहीं बल्कि कॉन्स्टेंटली 30-35 साल के अंदर वो विकसित हुई है, खासतौर पर लेट कैपिटलिज्म की या नव्य आर्थिक उदारीकरण की विशेषता है कि हमारा का पूरा देश तमाशबीनों के देश में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं, या ये कह सकते हैं कि हम एक दूसरे को देखते रहते हैं। कहीं भी अगर बम धमाके होते हैं तो हम देखते रहते हैं, माओवादियों ने बम चलाए तो देखते रहते हैं, माओवादियों को पुलिस ने उड़ा दिया है तो देखते रहते हैं, आतंकियों के हमले हुए तो हम देखते रहते हैं, आतंकियों पर सेना ने हमला किया तो देखते रहते हैं। यहां तक कि सत्ताधारी पार्टी अगर जनता के अधिकारों पर हमले करे तो हम देखते रहते हैं, या माफिया और तमाम किस्म के फंडामेंटलिस्ट गिरोह जो आए दिन हमले करते रहते हैं उन्हें भी हम देखते रहते हैं। यही दंगे हो तब भी हम दर्शक हैं, आतंकी हमले हो तब भी हम दर्शक हैं, नागरिक अधिकारों पर हमले हो तब भी हम दर्शक हैं, और हम ये कहें कि जनता महान है और दर्शक महान है, तो बस मुझे उन लोगों की बुद्धि पर तरस ही आएगा। सवाल किया जाना चाहिए कि छेड़छाड़ की घटना होती है तब भी हम दर्शक ही रहते हैं, हम हस्तक्षेप नहीं करते। स्त्री के खिलाफ में जुर्म की घटनाएं होती हैं, हम दर्शक रहते हैं, लोग आत्महत्या करते हैं, हम दर्शक, हर चीज में हम दर्शक हैं। साहित्य के भी हम दर्शक हैं, साहित्यिक आयोजनों के भी हम दर्शक हैं। यानी ये जो मीडिया के जरिए जो हमें एक तरह से नजारे की कल्चर या तमाशबीन की संस्कृति का हिस्सा बना दिया गया है और स्वयं तमाशबीन बना दिया गया है, इस पर हमने कभी सोचा ही नहीं। अब तमाशा देखने की आदत बन गई है। पहले बोलने की आदत थी, हस्तक्षेप करने की आदत थी, अब तमाशा देखने की आदत है। और ये जो तमाशबीन कल्चर है, ये तमाशबीन कल्चर ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये जो एरिया मैंने बताया, ये नाते रिश्तेदारों में भी ये तमाशबीन कल्चर घुस गई है। किसी नातेदार रिश्तेदार के यहां तकलीफ होती है तो हम तमाशा देखते रहते हैं। हम सिर्फ एक पर्चे मात्र की दृष्टि से देखते हैं खाली, और हाँ पूछ लेते हैं लेकिन हस्तक्षेप नहीं करते। और तमाशबीन के नाते ही हम एक दूसरे के संबंधों में भी ताक झांक करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं। सवाल यह है कि ये जो नागरिक था, जिसके के दायित्व थे, जिसकी की भूमिका थी, वो तमाशबीन कैसे हो गया? इस पर सवाल क्यों नहीं खड़े किए जा रहे? और अगर वो तमाशबीन हो गया तो इसका क्या परिणाम निकलेगा समाज के लिए और उसके खुद के जीवन में? इसे एक सामान्य घटना कह के आप इग्नोर नहीं कर सकते, बल्कि गंभीर फिनोमिना है। हमें इसकी तहकीकात करनी चाहिए कि आखिर ये तमाशबीन कल्चर, जो कि विकसित पूंजीवाद की बहुत महत्वपूर्ण कल्चर है, ये ऐसी कल्चर है जिसमें कि हम
जो सामने घट रहा है उसमें आनंद लेते हैं, जो व्यंजित दिखाई दे रहा है उसमें आनंद लेते हैं। और ये जो तमाशबीन कल्चर है, इसकी खूबी यह भी है कि इसमें नकल बहुत चलती है, और नकल के आधार पर ही साहित्य में यथार्थ के प्रतिनिधि आ गए। यथार्थ नहीं है, यथार्थ के रियल इश्यूज अधिकतर रचनाओं से गायब है और निर्मित यथार्थ केंद्र में है। इसने जो सबसे बड़ा काम ये किया है वो ये, पहला तो ये कि हमारी सामाजिक हरकत, हस्तक्षेप और शिरकत, ये तीनों कम हो गई। हम सिर्फ दर्शक बन के रह गए। दूसरा खराब काम इसने ये किया है कि सत्य हमारी पकड़ से एकदम निकल गया है, हम जानना ही नहीं चाहते सच क्या है। हमारी सिर्फ इवेंट को देखने में, घटना जो घट रही है उसके देखने में रुचि है, हमारी उसके सत्य को जानने में कोई रुचि नहीं है। तो अब हुआ यह कि हर चीज अब कल्पना से आ रही है, प्लान तरीके से आ रही है, और हम दर्शक हैं, और दर्शक के नाते जब इस तरह की दंगे की घटना, आतंकवादी घटना या हिंसा की घटना घटती है, या भी लगातार मुस्लिम विरोधी जो हिंसाचार चल रहा है वो घटनाएं घटती, अब मंदिर मस्जिद के मसले को फिर उठा दिया गया और जगह जगह मस्जिदों को मंदिर बनाने की मुहिम शुरू कर दी गई। इस सारी की सारी चीजों ने को हम तमाशबीन की तरह देख रहे हैं। तमाशबीन होकर अगर हम इन चीजों को देखेंगे तो हमारे अंदर भय का संचार होगा। आप भय से नहीं बच सकते, क्योंकि भय और इसमें जो प्रस्तुतियों में, तमाशे की प्रस्तुतियों में, जो मीडिया की प्रस्तुतियों में जो कल्पनाशीलता है उसका एक डायमेंशन है। एक तो यह उसकी प्रस्तुतियां बड़ी आकर्षक, भयावह, डरावनी होती हैं, और वहीं इसका चौथा डायमेंशन है कि ये भय की सृष्टि करती है। और अब स्थिति है कि सत्य तकरीबन दुर्लभ हो गया है और भय विशालकाय हो गया है। सो भयाक्रांत तमाशबीन एक नई कैटेगरी हमारे बीच में पैदा हुई है। और इस तमाशबीन को बनाने में जो कम्युनिकेशन के नए उपकरण है, मोबाइल है, स्मार्टफोन है, कंप्यूटर है, वगैरह वगैरह, इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और इनके कारण ही हमें ये तमाम किस्म के नजारे घर बैठे ही देखने को मिलते हैं, हमें घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। संभल में दंगा कैसे हुआ, किसने किया, क्या नहीं किया, इस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपके मोबाइल पर वाइफ चली आएंगी लगातार, क्योंकि अब हम जो कुछ देखते हैं वो सिर्फ इमेजों में देखते हैं, हम सच को, यथार्थ को जानने की कोशिश नहीं करते। और इमेज जो है वो प्रतिनिधि के तौर पर हमारे बीच में दाखिल हो रही है, उन्हें बनाया इस तरह से जा रहा है कि अब आपको उन्हें एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर देखें। पहले यह था कि जीवन के बारे में हमारी एक यूनाइटेड, एक समग्रीकृत धारणा थी। अब हमारी कोई समग्रीकृत धारणा नहीं है, बल्कि अब हम टुकड़े टुकड़े में चीजें देखते हैं और वो निर्मित चीजें देखते हैं। सो एक आंतरिकता, सत्य का आ, महसूस करना, ये सारी चीजें अब धीरे धीरे गायब हो गई हैं, और अब एक तरह से हम एक ऐसी दुनिया में फंस गए हैं जिसमें कि कोई आंतरिक एकता नहीं है, कोई सच के बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं है उसकी। तो जिन नजारों को हम देखते हैं उनमें अधिकतर वे नजारे होते हैं जो कि सच को छिपाते हैं और छद्म और कल्पना को पेश करते हैं। और अब नजारे प्रमुख हैं, सच गौड़ है या उसकी हत्या कर दी गई, और अब नजारों के जरिए ही एकीकरण पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और ये सबसे खतरनाक पहलू है जिस पर के साहित्यकारों का ध्यान जाना चाहिए।
एक अन्य चीज है जो कि कायदे से देखी जानी चाहिए कि हम जिन इमेजों को आप मीडिया में देखते हैं या यूट्यूब पर देखते हैं, वे सारी की सारी इमेजें प्रभुत्वशाली समुदायों की या वर्गों की या व्यक्तियों की इमेजें होती हैं जिनमें कि हम रमते रहते हैं, और वहां वे तयशुदा ढंग से पेश की जाती है। तो इन तयशुदा इमेजों में अब आपको किसे चुनेंगे? आपके सामने दो ही विकल्प आ रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस, मोदी और राहुल। मजदूरों किसानों की पार्टी का कोई विकल्प नहीं है, उनकी कोई पॉलिटिक्स नहीं है, उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ये जो नजारे की जो कल्चर जो इलेक्शन से लेके संभल के दंगे तक फैली हुई है, किसी भी रेप की घटना या स्त्री उत्पीड़न की घटना से लेकर किसानों के उत्पीड़न तक फैली हुई है, उसमें हमारे सामने जो चीजें आ रही है वे सारी की सारी चीजें रूलिंग क्लास की या प्रभुत्वशाली वर्ग की विचारधारा की संगति में ही हमारी चेतना को विकसित कर रही हो, और ये इसका सबसे पीड़ादायक पहलू है। इसका परिणाम यह निकला है कि दुनिया के साथ में जो व्यक्ति का संबंध है वो संबंध एकदम टूट चुका है। आप किसी भी लेखक से बात करके देखिए, आपको जो लेखक ये कहता है कि वो हिंदू मुस्लिम सद्भाव के पक्ष में है, उससे आप पूछिए अगर वो सद्भाव के पक्ष में है तो उसके 50 लोगों की, जो 50 उसके बेहतरीन दोस्त हैं, उनमें कितने मुस्लिम दोस्त हैं? जो ये लेखक कहता है कि वो दलितों के पक्ष में है, आप उससे पूछिए कि उसके जो 50 बेहतरीन दोस्त हैं, उनमें दलित कितने बेहतरीन दोस्त हैं जिनके साथ उसका उठना बैठना खाना पीना आना जाना सब है। हमारे लिए अब ये दलित से प्रेम, मुसलमान से प्रेम, ये सब दूर की चीज है, हमारे आचरण की चीज नहीं है। यानी हम नजारों में ही मुस्लिम प्रेम व्यक्त करते हैं और नजारों की भाषा में ही दलित प्रेम व्यक्त करते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो कि अब हर जगह फैली हुई है। और जो भाषा हमारे बीच में आई है, उस भाषा ने एक ऐसा वातावरण तैयार किया है कि हम क्रिटिकल ढंग से किसी भी चीज के बारे में सोच नहीं रहे। ऐसी भाषा जो कि अर्थहीन है, जिसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जिसमें रियलिटी की कोई बड़ी जटिल समस्या नहीं है, ऐसी भाषा लगातार हमारे बीच में साहित्य और कला रूपों के जरिए, लेखकों के जरिए विभिन्न मंचों से बोली जा रही है। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो तो आप YouTube पर जाएं, ये साहित्य महोत्सव के जो भाषण हो रहे हैं उन भाषणों को देखें ध्यान से, और उन भाषणों में आपको लगेगा कि भारतीय समाज तो श्रेष्ठतम समाज है, जबकि हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई है, भारतीय समाज जो है महान भ्रष्टतम समाजों में तब्दील कर दिया गया है। तो समाज की महिमा का जो गुणगान है, या समाज के जो ये जो तमाम किस्म के जो काले स्पॉट है, उनको छिपाने की जो कोशिश है, वो भाषा, यानी जो अप्रिय है, जो सत्य है उसे छिपाने की भाषा, ये एक नई भाषा है जो कि हमें विरासत में अमेरिका से मिली है। हमने अपने बीच में उसका विकास किया है, क्योंकि इस भाषा का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है।
बार बार एक ही चीज कही जा रही है, पूंजीवाद का समर्थन करो। कोई तटस्थ नहीं रह सकता, और जो तटस्थ है वो अनौपचारिक तौर पर उन ताकतों के साथ है जो सत्ता में है। तो नया जो फ्रेमवर्क है, जो कि माइंड सेट है, जो कि विकसित किया जा रहा है नागरिकों में, जो कि लेखक की चिंता का हिस्सा होना चाहिए, वो ये कि पूंजीवाद का समर्थन करो, सहनशील बनो, संघर्षों से, जन संघर्षों से दूर रहो। और सामूहिक संघर्ष तो बहुत बुरे होते हैं। जो सामूहिक संघर्षों के बारे में एक नेगेटिव इमेज आम नागरिक के जहन में उतारी जा रही है, क्योंकि ये जो संघर्ष होते हैं ये तो आम आदमी को तकलीफ देते हैं, और सरकार तो डेवलपमेंट पर लगी हुई है, इसलिए वो संघर्ष का दमन करती है। तो तुम्हारा काम यह है कि तुम संघर्ष के दमन का समर्थन करो, और अगर समर्थन नहीं कर सकते तो तटस्थ रहो। और ये पहलू इतना व्यापक ढंग से जेहन में उतार दिया गया है कि जनसंहार भी दिखाई देते हैं तो हम बोलते नहीं है, कानून का उल्लंघन दिखाई देता है तो हम बोलते नहीं है, जनसंघर्ष दिखाई देते हैं उनके समर्थन में हम बोलते नहीं है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन दिखाई देता है तो हम उसके बारे में बोलते नहीं है। और यही वह जगह है जहां से कि आपकी एक नई भाषा जन्म ले रही है, जिसमें कि जनसंघर्ष, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, ये तमाम चीजें एक सिरे से गायब है। हम नाम लेके नहीं बोलते हैं। जो नई भाषा है उसका एक पहलू यह भी है, हम बिना नाम के गाली देते हैं, बिना नाम की आलोचना करते हैं। अरे अरे, राम को राम कह के बुलाओगे तभी तो राम सुनेगा। राम को अगर कोई नाम ही न दोगे तो राम सुनेगा कैसे उसे जब बुलाओगे तो? राम को अगर श्याम कह के बुलाओगे तो राम क्या सुनेगा? नहीं सुनेगा। तो अगर किसी ने अपराध किया है, गलती की है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो लोकल सरकार हो या राज्य सरकार हो, गलती बताने में दिक्कत क्या है? नहीं, नाम नहीं लेंगे। इसका एक बढ़िया रूप यही हो सकता है कि आपने पूंजीवाद की भाषा आत्मसात कर ली। मसलन अब जैसे अभी पोल्यूशन सब जगह छाया हुआ है, कौन दोषी है इसके लिए? केंद्र सरकार की नीतियां इसके लिए दोषी हैं कि नहीं है? अगर है तो जनता में गुस्सा क्यों नहीं? सारा नॉर्थ इंडिया पोल्यूशन में डूबा हुआ है, जिससे सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों की जिंदगी प्रभावित हो रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी के वोट बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार के प्रति गुस्सा नहीं है। महान प्रदूषण के बावजूद केंद्र सरकार में सत्तारूढ़ पार्टी सबसे अधिक वोट पाती है। इसका अर्थ यह है कि आपको अपने जीवन में घुला हुआ जहर भी दिखाई नहीं देता। ये जो अंधाधुंध, जो अनियोजित विकास जो चल रहा है, वो हत्या की जड़ है इस पोल्यूशन में। केंद्र सरकार को इससे क्या लेना देना? आपका जीवन नष्ट हो, आप सांस के मरीज बने, आप हार्ट अटैक से मर जाएं, आपके दिमाग में कभी ये गुस्सा नहीं आता। ये जो चीज है, इसने आपको किया यह कि आप अपने आंखों के सामने, अपने जीवन में, अपनी सांसों में जहर महसूस करने के बावजूद भी नहीं बोलते कि हमें जहर दिया जा रहा है।
यह है तमाशबीन समाज की वास्तविकता। एक अन्य चीज, ये जो पर्यावरण में इतनी तबाही मची हुई है जिस पर कि सरकार बोलने को तैयार नहीं है, मंत्री बोलने के लिए तैयार नहीं है, मुख्यमंत्री बोलने के लिए तैयार नहीं है, संभल में क्या हुआ है इस पर सब बोलने के लिए तैयार है, लेकिन पर्यावरण प्रदूषण को लेकर सरकार के अंदर कोई बेचैनी और चिंता नहीं है। लाखों बच्चे स्कूल से घर बिठा दिए गए, हजारों लोग बीमार पड़ गए, लेकिन सरकार के अंदर कोई बेचैनी नहीं है। नरेंद्र मोदी के मुंह में एक शब्द नहीं निकला और आपने कहीं प्रतिवाद नहीं किया। आप तय मानिए, जिस दिन आप पर्यावरण प्रदूषण को लेकर हजारों और लाखों की संख्या में सड़कों पर निकल आएंगे, सरकार के छक्के छूट जाएंगे। लेकिन आप तो दर्शक हैं, आप तो सिर्फ तमाशा देखेंगे और जहर पिएंगे। तो जाहिर है कि ऐसे में तो डिक्टेटरशिप मौज करेगी, सत्ता की लूट पर पलने वाले लोग मौज करेंगे। आरएसएस को कोई परेशानी नहीं है इससे। आरएसएस के लोग आपके बीच में एकदम झूठा प्रचार करते हैं कि उन्हें भारत में जो परंपरा रही है वो महान परंपरा रही है, वेदों की, प्रकृति स्वच्छता की परंपरा रही है। यह गलतफहमी है। भारत में कोई स्वच्छता की परंपरा नहीं थी। एक अन्य चीज, और ये मैं पर्यावरण प्रदूषण की बात तो चूंकि कंटेम्प्रेरी और हमारी अभी लाइफ को लगातार डिस्टर्ब किए हुए इसलिए मैं उठा रहा हूं। संसद डिस्टर्ब है, जानते हैं किसकी वजह से? मैं नहीं कह रहा हूं कि अदानी का मसला सीरियस मसला नहीं है। मेरी चिंता यह है कि ये प्रदूषण से लाखों करोड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं, यह मसला डिस्कशन में कब आएगा? बेहतर होता कि संसद चलने नहीं दी जाती इस पर। अदानी ने बेईमानी की है कि अदानी ने घूस दी है, यह मसला बाद में भी डिस्कस किया जा सकता है। पर्यावरण प्रदूषण के मसले पर आप हाथ पर हाथ रख के बैठे कैसे रहेंगे? अदानी कुछ नहीं होगा, एक साधारण आदमी जो झोपड़ी में रहता है, एक साधारण आदमी जो जिसके पास में बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, पैसा नहीं है, वो उसके जीवन के लिए संकट पैदा कर दिया इस प्रदूषण ने। और ये एक दिन की बात नहीं है। और साहित्यकार तो मस्त है, साहित्य महोत्सव में बोल रहा है उसे वो जहरीली हवा में खड़ा होके बैठ के बोल रहा है, लेकिन ये जहर उसके साहित्य के दृष्टिकोण को प्रभावित नहीं करता। तो नई भाषा, तमाशबीन की भाषा जिसमें कि यथार्थ गायब है और सच गायब है। अगर साहित्यकार ने इस पहलू को नहीं पकड़ा तो साहित्यकार अपनी बुनियादी भूमिका अदा ही नहीं कर सकता। वो चाहे जलेस का मेंबर हो या पीडब्ल्यू का मेंबर हो या वो किसी और संगठन का मेंबर हो या वो किसी का मेंबर ना हो, वो महान क्रांतिकारी लेखक हो या महान क्रांतिकारी संपादक हो। हमने आज तक, इतने दिन तो मुझे हो गए, किसी भी पार्टी के लोगों को प्रदूषण के मसले पर संसद को का बहिष्कार करते नहीं देखा। किसी भी लेखक संगठन को, लेखकों के समूह को, इंटेलेक्चुअल्स के समूह को पर्यावरण के मसले पर सरकार को पिटीशन देते हुए, जलूस ले जाकर देते हुए मैंने नहीं देखा। और ये मेरे लिए चिंता की चीज है। क्यों? क्योंकि हम सब तमाशबीन हो गए। प्रदूषण है तो है, हम तमाशा देखेंगे, प्रदूषण देखेंगे, हम फील करेंगे, रहेंगे। दिक्कत क्या है इसमें? आखिरी चीज इस पूरे प्रसंग में वो ये कि
सामाजिक जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण दूसरा फिनोमेना घट रहा है, वो है पॉलिटिकल पीस और पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल वातावरण, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल वातावरण, इसका एकदम अंत कर दिया गया है। शांतिमय लोकतांत्रिक राजनीतिक वातावरण और राजनीतिक अधिकार शांतिपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करने का एकदम वातावरण नष्ट कर दिया गया है, और यह बहुत गंभीर फिनोमिना है, और यह पूरे देश में फैला हुआ है। उग्रवादी अपने एक्शन कर सकते हैं, सांप्रदायिक लोग अपने एक्शन कर सकते हैं, लेकिन जो पीसफुली डेमोक्रेटिक एक्शन करना चाहते हैं उनके लिए डीएमके परमिशन नहीं, राज्य सरकार परमिशन नहीं देती, केंद्र सरकार परमिशन नहीं देती। पीसफुल पॉलिटिकल एक्शन के लिए, पीसफुल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के लिए केंद्र, राज्य से लेकर जिला प्रशासन तक सब उसके अगेंस्ट में खड़े हुए। आज बजरंग दल का झंडा लेके जाइए, आप इस्लामिक फंडामेंटलिस्टों का झंडा लेके जाइए, डीएम को कोई परेशानी नहीं होगी, वो पुलिस लेके कहेगा हाँ आइए आप, स्वागत है आपका। लेकिन अगर पीसफुल कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेशन, जुलूस, धरना करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल परमिशन नहीं दी जाएगी, और यह राष्ट्रीय फिनोमिना बन चुका है। तो शांति का वातावरण नष्ट करके एक तरफ आपने क्या किया, आपने प्राकृतिक स्वच्छ वातावरण था उसे प्रदूषण के जरिए नष्ट किया, और वहीं दूसरी तरफ आपने शांति का जो राजनीतिक वातावरण था, डेमोक्रेटिक एटमोस्फेयर था, उसे नष्ट किया। और ये दो चीजें ऐसी हैं जिन्होंने कि बहुत गहरे हर एक आदमी के सोच को प्रभावित किया है, वो चाहे लेखक हो, चाहे वो गैर लेखक हो, सामान्य नागरिक हो, किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, नौजवान हो, सब इससे प्रभावित है। हम इसमें बहस नहीं कर रहे। हमें मालूम ही नहीं है कि दिल्ली में कब से जुलूस नहीं निकले। हाँ, सरकारी जुलूस निकल रहे हैं दिल्ली में। आप अगर दिल्ली में संविधान दिवस पर अगर ऐसा कोई जुलूस निकालना चाहें जिसमें यह आरोप लगाए कि संविधान का उल्लंघन हो रहा, संविधान की बहुत सारी चीजों पर हमले हो रहे हैं, तो सरकार आपको परमिशन नहीं देगी। लेकिन संविधान की जय हो, संविधान की जय हो, सरकार की जय हो, यह कहते हुए जुलूस निकाले तो सरकार परमिशन दे देगी, और ऐसा हुआ कल। यह बात मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि यह जो चीज है, यह लगातार हमारे बीच में बढ़ती जा रही है। हमारे यहां पीसफुल पॉलिटिकल एटमोस्फियर और पीसफुल पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक कल्चर, इसको एकदम अस्वीकार कर दिया गया और रिजेक्ट कर दिया गया है। और ये जो थर्ड जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो कि हमारे जीवन में उतार दी गई है, और जो कि अब नीचे एक तरह से वो तेजी से फैल रही है, वो ये कि मुसलमानों के प्रति भेद दृष्टि, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के प्रति भेद दृष्टि। और ये जो भेद दृष्टि है, ये भेद दृष्टि निर्मित करने में मुंबईया जो सिनेमा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और साइबर मीडिया, इन तीनों की बहुत बड़ी भूमिका है। क्यों ये कर रहे हैं, ये हमारी अभी तक समझ में नहीं आ रहा। जबकि झुग्गी झोपड़ियों से कोई ऐसी चुनौती आपको नहीं मिल रही है, लेकिन वहां कोई सुविधा नहीं है, वहां कोई नागरिक सुविधाएं नहीं है। मुस्लिमों के ऊपर अटैक हो रहे हैं, क्यों अटैक हो रहे हैं, किसी भी लॉजिक से समझ में नहीं आ रहा। मुसलमान वोट दे रहे हैं बीजेपी को, तब अटैक हो रहे हैं। सवाल यह है कि
लेखक को इन पर बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? लेखक अपने जलसे में मस्त है। अंत में जो नया प्रवेश निर्मित हुआ है वो ये कि आपका कोई अब प्राइवेट स्पेस नहीं है। आप जिस स्पेस में रहते हैं वो अब प्राइवेट नहीं है, बल्कि वो पब्लिक स्पेस है, जो कि आप प्राइवेट मान के चल रहे हैं, लेकिन उसमें हमेशा डर बना रहता है। पता नहीं कोई सुनना नहीं। हम नहीं बात करेंगे भाई इस पे। बात कर रहे हैं तो हम अच्छा, तुम किसी को बताना मत। इसने क्या किया कि आपकी जो पहचान है, आइडेंटिटी है, उसको नष्ट कर दिया है। हम जानते ही नहीं कि हमने कब अपनी आवाज खो दी, अपनी राय खो दी। कौन बोलने से डर लगता है। और पूरा का पूरा एक नया एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है। जैसे मैंने आपसे कहा कि शांति का राजनीतिक वातावरण नष्ट करके एक नया एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है, जिसे हम लोग भय का राजनीतिक वातावरण कहते हैं। और ये भय और तमाशबीन कल्चर, तमाशबीन एटीट्यूड, संस्कार, इन्होंने मिलके एक नए भारत की सृष्टि की है, जिसे हम लोग कहते हैं मोदी का भारत। इसमें मोदी के युग ने क्या किया कि इसमें छलांग लगाई है बहुत लंबी, गुणात्मक परिवर्तन किया। ये चीजें पहले थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन मोदी के युग में इसमें गुणात्मक जंप लगा है। तो जाहिर है कि अब धार्मिक फंडामेंटलिज्म को चुनौती देने वाला कोई नहीं है। पहले धार्मिक फंडामेंटलिज्म को चुनौती देने वाले लोग थे, लेकिन अब धार्मिक फंडामेंटलिज्म को कोई चुनौती देने वाला नहीं है। यहां तक कि अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी धार्मिक फंडामेंटलिज्म के सामने नतमस्तक खड़े हुए हैं। तो इसने जो एक खुला प्रवेश था, खुली सामाजिकता थी, इसे एक संकुचित प्रवेश और संकुचित सामाजिकता में कन्वर्ट कर दिया। एक खास तरह के कंजर्वेटिव भावबोध को जन्म दिया है। और ये कंजर्वेटिव भावबोध इस तमाशबीन कल्चर की सतह पर दिखने वाली विशेषता है। और इस कंजर्वेटिव भावबोध को, जिसे हम लोग अनुदारवादी भावबोध कहते हैं, इस अनुदारवादी भावबोध को आप ये देखें कि लेखक अपने तरीके से कैसे चुनौती देता है। ये जो धार्मिक फंडामेंटलिज्म है, ये कंजर्वेटिव जो संस्कार है, ये तमाम किस्में ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस हैं, ये पर्यावरण का प्रदूषण है, जो कि आप लेखक से लेकर पाठक तक, प्रकाशक तक की नलियों में जा रहा है। आप जरा उठा के देखिए, आप उठा के देखिए कि पर्यावरण के प्रदूषण को लेकर कितना लिखा जा रहा है। और नहीं लिखा जा रहा है तो क्यों नहीं लिखा जा रहा है, इस पर भी कोई चिंता नहीं है। डेवलपमेंट पर ध्यान दो, उसके अलावा किसी चीज पर ध्यान मत दो। और डेवलपमेंट ध्यान देने मतलब डेवलपमेंट को खाली देखो, बोलो मत। सरकार जो कर रही है उसका समर्थन करो, बोलो मत। इसने आपके अपनी पहचान, अपने अधिकार, अपनी उपलब्धियां, इन सबको दांव पर लगा दिया। और आप बिना कोई हिंसा किए हिंसा करने वालों के साथ है, उनका समर्थन कर रहे हैं घर में बैठ के। जो पर्यावरण प्रदूषण कर रहे हैं, आप उनका समर्थन कर रहे हैं, उनकी नीतियों का समर्थन कर रहे हैं घर में बैठ के। जो लोग आपके समाज को हिंसा और मुस्लिम विद्वेष की आग में झोंक रहे हैं, आप घर में चुपचाप बैठ के उनका समर्थन कर रहे हैं। ये जो भय का वातावरण तैयार किया गया है, इसने डेमोक्रेसी के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। लेखकों को अपने अपने तरीके से इस पर बोलना चाहिए, लिखना चाहिए, सोशल मीडिया में लिखना चाहिए।
ये विशाल स्तर पर जो हिंसक और हिंसा के उपकरण हमारे सामने आ चुके हैं, हिंसकों के समूह सामने आ चुके हैं, लेखक की ये जरूरत नहीं बनती, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो इन पर लिखे? लिखना चाहिए। और डिजिटल तो हाथ में है, अखबार छापे ना छापे, फेसबुक का पन्ना तो आपके हाथ में है। आप अपने लिखिए और अपने 10, 20, 25, 50, 100 दोस्तों को शेयर कीजिए। लोग खुद खुद के पढ़ेंगे आपको। आज जरूरत इस बात की है कि ये जो तमाशबीन दर्शक है, इसमें आपका हस्तक्षेप हो। जो घटनाएं घट रही हैं उसमें आपकी सक्रिय सामाजिक हिस्सेदारी हो। और ये सक्रिय सामाजिक हिस्सेदारी के लिए जरूरी है कि आप लोकतंत्र से प्यार करना सीखें। लोकतंत्र कोई संविधान की चीज नहीं है। धर्मनिरपेक्षता और मुस्लिम सद्भाव कोई संविधान की चीज नहीं है, बल्कि दैनंदिन आचरण की चीजें हैं। शर्म आ रही थी संविधान दिवस पर जो भाषण सुना है मैंने, उसमें मुझे शर्म आ रही थी कि मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं, जहां पर के सत्ता में बैठे हुए लोग निर्लज्जता से संविधान के हो रहे उल्लंघन को की अनदेखी कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाशबीन समाज और उसकी संस्कृति से लड़ने के बारे में सोचेंगे और कदम उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।